तो दोस्तों नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर एक मूवी हमें 2019 में देखने को मिली थी, द प्लेटफॉर्म। उसका दूसरा पार्ट जो कि हमें अपकमिंग बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। आज या कल की डेट में उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा और नेटफ्लिक्स पर ही वो हमें देखने को मिलेगा। तो इसी के बारे में आज पूरी जानकारी आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। द प्लेटफॉर्म 2 स्पेनिश एल होयो 2024 की एक स्पेनिश व्यंग्यात्मक विज्ञान कथा फिल्म है जिसका निर्देशन गैल्डर गजटेलू उरुतिया ने किया है। द प्लेटफॉर्म 2019 का अनुवर्ती इसमें मिलेना स्मिथ और होविक केउचकेरियन मुख्य भूमिका में है। इसे अक्टूबर 2024 में रिलीज किया जाना है। ये कथानक फिल्म द प्लेटफॉर्म की दुनिया में लौटती है जो एक बड़ी टावर शैली की वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर जेल है जिसमें विभिन्न अपराधी रहते हैं। दर्जनों मंजिलों पर हर मंजिल पर दो लोग रहते हैं और एक फ्री फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म उन्हें रोजाना समय पर खाना पहुंचाता है। रालना पेरेम्पुआन के रूप में मिलेना स्मिथ 2, जमीतिन के रूप में होविक केउचकेरियन 2, नतालिया टेना 1, ऑस्कर जेनाडा 1। उत्पादन मूल फिल्म मार्च 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इसके बाद कोविड-19 महामारी के दौरान फिल्म की लोकप्रियता में उछाल आया और कंपनी ने खुलासा किया कि फिल्म को रिलीज के पहले 4 हफ्तों में 56 मिलियन घरों में देखा गया था, जो उनकी किसी मूल फिल्म के लिए अब तक की सबसे अधिक संख्या थी। 2020 में फिल्म की सफलता के तुरंत बाद सीक्वल की चर्चाएं सामने आईं। मई 2023 में नेटफ्लिक्स ने फॉलोअप के फिल्मांकन की शुरुआत की सूचना दी, जिसमें गैल्डर गजटेलू उरुतिया निर्देशक के रूप में लौटेंगे और होविक केउचकेरियन और मिलेना स्मिथ मुख्य भूमिका में होंगे। 4 शूटिंग स्थानों में बाराकाल्डो में बीईसी शामिल था। मुक्त करना फिल्म को 72वें सैन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के क्यूलिनरी जिनेमा सेक्शन में स्क्रीनिंग के लिए चुना गया था। 6 इसे 4 अक्टूबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाना है। यह भी देखे 2024 की स्पेनिश फिल्मों की सूची। स्पेनिश डायस्टोपियन थ्रिलर 2 फिल्म है जिसका निर्देशन गैल्डर गजटेलू उरुतिया ने किया है। 3 फिल्म एक बड़े टावर शैली के वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर में सेट है। इसके निवासी, जिन्हें विभिन्न अपराधों या चाहतों के लिए हर महीने इसके कई फ्लोर के बीच स्विच करना पड़ता है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म के जरिए खाना खिलाया जाता है जो शुरू में सबसे ऊपरी मंजिल पर खाने से भरा होता है, धीरे धीरे टावर के स्तरों से नीचे उतरता है, प्रत्येक पर एक निश्चित समय के लिए रुकता है। यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से संघर्ष की ओर ले जाती है, क्योंकि शीर्ष स्तरों पर रहने वाले निवासियों को जितना हो सके उतना खाने को मिलता है, प्रत्येक स्तर पर केवल पिछले वाले से बचा हुआ खाना मिलता है। फिल्म के कलाकारों में इवान मास्कुए, एंटोनिया सैन जुआन, जोरियन एगुइलेओर, एमिलियो बुआलेकोका और एलेक्जेंड्रा मसांगके शामिल है। 3 इसका प्रीमियर 2019 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF में हुआ, जहां इसने मिडनाइट मैडनेस के लिए पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता। 4 TIFF में फिल्म ने नेटफ्लिक्स के साथ दुनिया भर में स्ट्रीमिंग डील भी हासिल की। 5 इसे फेस्टिवल फिल्म्स द्वारा 8 नवंबर 2019 को स्पेन में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। इसे आम तौर पर आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। कथानक गोरेंग लेवल 48 पर एक सेल में जागता है। उसका सेलमेट त्रिमगासी बताता है कि वे एक टावर स्टाइल होल्डिंग सुविधा में है। प्रतिदिन एक बार भोजन प्लेटफॉर्म पर आता है जो लेवल 0 से नीचे आता है, प्रत्येक स्तर पर 2 मिनट के लिए रुकता है। कैदी केवल तब तक खा सकते हैं जब तक प्लेटफॉर्म उनके स्तर पर रुका हुआ है, और अगर वे कोई भोजन रखते हैं तो उन्हें घातक तापमान के अधीन किया जाता है। स्तर जितना कम होगा, प्लेटफॉर्म पर उतना ही कम भोजन बचेगा। कैदियों को हर महीने बेतरतीब ढंग से एक नए स्तर पर पुनः नियुक्त किया जाता है। त्रिमगासी ने खुलासा किया
कि जब उन्हें लेवल 132 पर नियुक्त किया गया था तो उन्होंने और उनके पूर्व सेलमेट ने किसी व्यक्ति का नरभक्षण किया था। एक दिन मिहारू नाम की एक महिला प्लेटफॉर्म से नीचे उतरती है। त्रिमगासी बताती है कि वह अपने बच्चे की तलाश के लिए नियमित रूप से गड्ढे में उतरती है। गोरेंग ने डिप्लोमा के बदले में सुविधा में 6 महीने बिताने के लिए स्वेच्छा से काम किया, जबकि त्रिमगासी ने 1 साल की सजा काटने के लिए स्थानांतरित किया। दोस्त बनने के बाद उन्हें लेवल 171 पर फिर से भेजा जाता है। भोजन न मिलने की उम्मीद में त्रिमागासी गोरेंग को बांध देता है, जबकि गोरेंग सो जाता है। त्रिमागासी गोरेंग के मांस का उपयोग करने की अपनी योजना बताता है। त्रिमागासी अंततः गोरेंग के मांस को काटना शुरू कर देता है। मिहारू आता है, त्रिमागासी पर हमला करता है और गोरेंग को मुक्त करता है, जो त्रिमागासी को मार देता है। मिहारू द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर गोरेंग त्रिमागासी का मांस खाता है और बाद में त्रिमागासी के भ्रम से ग्रस्त हो जाता है। तीसरे महीने में गोरेंग 33वें लेवल पर इमोगुइरी नाम की एक महिला और उसके कुत्ते के साथ जागती है। इमोगुइरी गोरेंग को जानती प्रतीत होती है। यह पता चलता है कि इमोगुइरी प्रशासन की वह अधिकारी थी जिसने गोरेंग को गड्ढे में भेजने से पहले उसका साक्षात्कार लिया था और टर्मिनल कैंसर का निदान होने के बाद वह स्वेच्छा से उसके लिए आई थी। इमोगुइरी केवल हर दूसरे दिन खाती है, अपने कुत्ते को उन दिनों खाने देती है जिन दिनों वह नहीं खाती। वह अपने नीचे के जोड़े को यह समझाने की कोशिश करती है कि वे भी अपना भोजन राशन करें। एक दिन मिहारू घायल होकर आती है और गोरेंग और इमोगुइरी उसे स्वस्थ होने तक उपचार देते हैं। गोरेंग मिहारू और इमोगुइरी के बीच लड़ाई को रोक देता है। मिहारू के जाने के बाद गोरेंग अपने बच्चे का जिक्र इमोगुइरी से करती है, जो कहता है कि गड्ढे में कोई बच्चा नहीं है और मिहारू अकेली आई थी। वह बताती है कि कुल 200 लेवल है। 5वें महीने में गोरेंग को लेवल 6 पर नियुक्त किया जाता है। उसका नया सेलमेट बहारत ऊपर के स्तरों पर चढ़ने का प्रयास करता है। ऊपर के जोड़े ने उसे धोखा दिया, जिससे उसकी रस्सी छूट गई और वह लगभग मर गया। अनुमान है कि 250 स्तर है। गोरेंग बहारत को उसके साथ प्लेटफॉर्म पर नीचे जाने और भोजन का राशन देने के लिए मना लेता है। पहले 50 स्तरों पर जाने पर वे किसी को भी भोजन नहीं लेने देते, यह तर्क देते हुए कि उन्हें अगले दिन भोजन मिलेगा। वे हमला करते हैं और प्रतीत होता है कि कुछ प्रदर्शनकारियों को मार देते हैं। साथ ही कैदी सीनियर ब्रह्मांग बहारत को पहचानता है और उसे बहुत आक्रामक होने के लिए डांटता है। वह उन्हें नीचे उतरने के बाकी रास्ते पर खुद को कैसे संचालित करना है, इस बारे में सुझाव देता है और उन्हें एक पन्ना कोटा को अछूता छोड़कर प्रशासन को एक प्रतीकात्मक संदेश भेजने के लिए मना लेता है। जैसे जैसे वे नीचे उतरते हैं, वे कैदियों को हिस्से देते हैं और उन पर हमला करते हैं जो सहयोग करने से इनकार करते हैं। वे अंततः मिहारू पर हमला होते हुए देखते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह मारी जाती है और वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। गोरेंग और बहारत नीचे उतरना जारी रखते हैं, अंततः लेवल 333 पर पहुंचते हैं, जहां गोरेंग को एक बच्चा दिखाई देता है, मिहारू की बेटी। वह बहारत के साथ प्लेटफॉर्म से उतरता है, लेकिन वह नीचे की ओर ही बढ़ता है, जिससे वे पीछे रह जाते हैं और संकट में पड़ जाते हैं। गोरेंग बहारत को लड़की को पन्ना कोट्टा खिलाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि लड़की को संदेश होना चाहिए। बहारत बार बार दोहराता है कि पन्ना कोट्टा ही संदेश है, लेकिन अंततः अपना विचार बदलता है और लड़की को मिठाई दे देता है। गोरेंग को सपना आता है कि बहारत उसे बता रही है कि लड़की ही संदेश है। वह जागता है और पाता है कि बहारत खून से लथपथ होकर मर चुका है। बच्चा और घायल गोरेंग प्लेटफॉर्म पर एक अंधेरे गड्ढे के नीचे उतरते हैं, जहां उसे एक बार फिर त्रिमगासी का भ्रम होता है। त्रिमगासी गोरेंग को बताता है कि उसकी यात्रा समाप्त हो गई है, लेकिन गोरेंग समझाता है कि उसे संदेश ले जाना होगा।
त्रिमगासी जवाब देता है कि संदेश को किसी वाहक की आवश्यकता नहीं है। गोरेंग प्लेटफॉर्म से उतर जाता है और दोनों चले जाते हैं, बच्चे को ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं। रालना अक्टूबर 2019 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलाकार और क्रू सदस्य इवान मास्कुए गोरेंग के रूप में, जोरियन एगुइलेओर त्रिमागासी के रूप में, एंटोनिया सैन जुआन इमोगुइरी के रूप में, एमिलियो बुआले बहारत के रूप में, एलेक चेंद्रा मसांगके मिहारू के रूप में, एरिक एल गुड सीनियर ब्रामबैंक के रूप में, बहारात के दोस्त के रूप में मारियो पार्डो, शेफ के रूप में तक्सुबियो फर्नांडीज डी जोरेगुई, गेल्डर गजटेलू उरुतिया, बास्क एलडीआर एएसटीएलयू उरुथिया, जन्म 17 फरवरी 1974, एक स्पेनिश फिल्म और विज्ञापन निर्देशक और निर्माता है। उन्होंने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत द प्लेटफॉर्म 2019 से की, जो एक डायस्टोपियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म थी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। गजतेलू उरुतिया का जन्म 17 फरवरी 1974 को बिलबाओ में हुआ था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय प्रबंधन में BA पूरा किया। आजीविका। उन्होंने लघु फिल्में 913, 2004 और द हाउस ऑन द लेक 2011 का निर्देशन किया। उन्होंने विज्ञापनों का निर्देशन भी किया। उनकी फीचर फिल्म की शुरुआत 2019 में डायस्टोपियन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म द प्लेटफॉर्म, इसका स्पेनिश शीर्षक एल होयो, अनुवाद द होल, के साथ हुई थी। फिल्म के बारे में उन्होंने कहा कि मुद्दा यह है कि यह ऊपर वालों और नीचे वालों के बीच युद्ध के बारे में नहीं है, हम सभी के ऊपर कोई है और हमारे नीचे कोई है। फरवरी 2023 में डेडलाइन ने घोषणा की कि उनकी अगली फिल्म रिच फ्लू नामक एक थ्रिलर होगी, जिसमें मैरी एलिजाबेथ विंस्टेड और जोना हाउरकिंग मुख्य भूमिका में होंगे। प्रभाव और शैली। गजटेलू उरुतिया ने द प्लेटफॉर्म के लिए अपने साहित्यिक प्रभावों में से एक के रूप में दांते की डिवाइन कॉमेडी का नाम लिया है। साथ ही बुनुएल की द एक्सटरमिनेटिंग एंजेल 1962, जीनत की डेलिकेटसेन 1991, रिडले स्कॉट की ब्लेड रनर 1982 और स्कॉर्सेसे की टैक्सी ड्राइवर 1976 जैसी फिल्मों का भी नाम लिया है। फिल्मोग्राफी। फिल्म का निर्माण बास्क फिल्म्स द्वारा मिस्टर मियागी फिल्म्स और प्लेटफॉर्मा ला पेलिकुला AI के साथ मिलकर किया गया था, जिसमें RTVE और ETB की भागीदारी और ICA, बास्क प्रशासन और ICO का समर्थन था। शूटिंग 6 सप्ताह तक चली। गेल्डर गजटेलू उरुतिया का कहना है कि फिल्म का मुख्य संदेश यह है कि मानवता को धन के उचित वितरण की ओर बढ़ना होगा, जिसमें राजनीतिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने में व्यक्तिगत पहल के महत्व की खोज की गई है, जो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की आलोचना करता है। फिल्म की पटकथा डेविड डेसोला और पेड्रो रिवरो की एक थिएटर स्क्रिप्ट पर आधारित है, जिसमें इसे फिल्म के लिए अधिक उपयुक्त बनाने के लिए अधिक एक्शन और शारीरिक तत्व जोड़े गए थे। अप्रकाशित थिएटर स्क्रिप्ट को फिल्म स्क्रिप्ट में बदलने के लिए व्यापक पुनर्लेखन की आवश्यकता थी। निर्देशक ने कहा कि यह एक कष्टप्रद परीक्षा थी, क्योंकि लेखकों ने अपनी कलात्मक दृष्टि का बचाव किया और कुछ बदलाव नहीं करना चाहते थे। बिलबाओ के एक बंदरगाह में रेड क्रॉस सुविधा में उत्पादन के लिए कंक्रीट जेल की कोठरियां बनाई गई थीं। निर्देशक ने ऐसी कोठरियों के लिए कहा जो किफ़ायती, मजबूत और अभेद्य दिखें, जो वास्तुकला और इंजीनियरिंग अनुपात की भावना पर जोर देती है। कंक्रीट की कोठरियों के केवल 2 स्तर बनाए गए थे। प्रत्येक कोठी के ऊपर और नीचे फैली हुई कोठरियों के कई स्तरों की उपस्थिति प्रत्येक कोठी के केंद्र में छेद से दिखाई देती है, को दृश्य प्रभावों का उपयोग करके पोस्ट प्रोडक्शन में जोड़ा गया था। निर्देशक का कहना है कि कोठरियों का ऊर्ध्वाधर टॉवर वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर की अमानवीय शीतलता का प्रतिनिधित्व करता है। निर्देशक कहते हैं कि फिल्म के भव्य भोजन को कहानी में एक और चरित्र के रूप में माना गया था, जो जेल की वास्तुकला के लिए सौंदर्य की दृष्टि से विरोधी है।
9 स्वादिष्ट भोजन के शानदार प्रदर्शन को वर्साय के योग्य टेबलवेयर पर प्रस्तुत किया गया था ताकि अत्यधिक, लगभग कामुक, भव्य इच्छा को दर्शाया जा सके जो अंततः अपवित्र हो जाती है जब लगभग खाली मंच निचले स्तरों पर दीन, भूखे कैदियों तक पहुंच जाता है। निर्देशक ने माना कि फिल्म देखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उनका कहना है कि इस दृष्टिकोण का उद्देश्य दर्शकों द्वारा राजनीतिक संदेशों के बारे में चर्चा और बहस उत्पन्न करना है। 8 जब फिल्म की क्रूर हिंसा और नरभक्षण के बारे में पूछा गया तो निर्देशक ने कहा कि जेल का छेद हमारे समाज का प्रतिबिंब है, इसलिए यह हिंसा को छिपा नहीं सकता। इसे दिखाना था कि हम एक दूसरे को कैसे चीरते हैं। 9 फिल्म में 2 ऐसे अभिनेताओं का इस्तेमाल किया गया है जिन्हें विपरीत प्रकार से कास्ट किया गया है, इवान मास्कुए और एंटोनिया सैन जुआन, जो अपनी हास्य भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। उन्हें हास्य, विडंबना और अत्यथार्थवाद जोड़कर फिल्म के भारी विषय को हल्का करने के लिए चुना गया था। 8 फिल्म को कालानुक्रमिक रूप से शूट किया गया था क्योंकि मुख्य अभिनेता इवान को अपनी शारीरिक गिरावट दिखाने के लिए 6 सप्ताह की शूटिंग में 12 किलोग्राम 26 पाउंड वजन कम करना पड़ा था। 9 मुक्त करना। यह फिल्म फेस्टिवल फिल्म्स द्वारा 8 नवंबर 2019 को स्पेन में रिलीज की गई थी। एक प्लेटफॉर्म को 20 मार्च 2020 को नेटफ्लिक्स पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेन सहित रिलीज किया गया था। जुलाई 2020 में नेटफ्लिक्स ने खुलासा किया कि फिल्म को रिलीज के पहले 4 हफ्तों में 56 मिलियन घरों द्वारा देखा गया था, जो उनकी किसी भी मूल फिल्म के लिए अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा था। 10 स्वागत। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 97 समीक्षाओं के आधार पर 80% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 7.210 है। साइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, हालांकि यह कई बार उलझन भरा लग सकता है, द प्लेटफॉर्म एक आविष्कारशील और मनोरंजक डायस्टोपियन थ्रिलर है। 11 मेटाक्रिटिक पर 15 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 73 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। शार नाउ के नॉर्मन विल्नर ने सही भविष्यवाणी की कि फिल्म पीपुल्स चॉइस अवार्ड जीतेगी, इसे 5 रेटिंग दी और लिखा कि फिल्म में सब कुछ है, कम कॉमेडी, राजनीतिक रूपक, लेफ्ट फील्ड ट्विस्ट, भीड़ को खुश करने वाले आश्चर्य, शानदार हिंसा, दुखवाद, परोपकारिता और फिर भी अधिक शानदार हिंसा, सभी एक उच्च अवधारणा वाली हॉरर फिल्म में लिपटे हुए हैं, जो क्यूब के आधार को एक निर्दयी ऊर्ध्वाधर संरचना में ले जाती है। यह विचित्र और सम्मोहक है, ग्रिंडहाउस, लुइस बुनुएल की तरह, और यह कभी नहीं झपकाता है। शिसा वैरायटी की एमी निकोलसन ने लिखा कि फिल्म का न्यूनतम रोष सैमुअल बेकेट के नाटकों जैसा लगता है। मास्सागुए और एगुइलेर एक जोशीले वेटिंग फॉर गोडोट में शामिल है, और एगुइलेर का बुरा, आनंदमय, कभी कभी कोमल अभिनय बॉन्ड खलनायक की भूमिका निभाने के लिए ऑडिशन जैसा लगता है, या शायद हैनिबल लेक्टर का स्पेनिश पुनरुत्थान। कोविड-19 महामारी के दौरान लोकप्रियता में उछाल के बाद फिल्म को नई समीक्षाएं मिलीं। द गार्जियन में सैम जोन्स ने सुझाव दिया कि यह कोरोना वायरस के समय में जीवन के लिए एकदम सही दृष्टांत है और इस बात की गहन जांच है कि कैसे एक संकट न केवल मानव समाज के स्तरीकरण को उजागर कर सकता है, बल्कि हमारे डीएनए में निहित स्वार्थ के अपरिवर्तनीय धागों को भी उजागर कर सकता है। इवान मास्कुए होर्टा, जन्म 4 सितंबर 1976, एक स्पेनिश अभिनेता है। जीवनी। मास्कुए ने बार्सिलोना में नैन्सी ट्यूनॉन स्कूल ऑफ थिएटर में अध्ययन किया। हालांकि वे कुछ वर्षों से एक अभिनेता के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन टीवी सीरीज के अंतिम भाग में जॉनी की भूमिका निभाने के लिए उन्हें सबसे अधिक पहचान मिली, जिसे सीटे विदास 7 लाइव्स कहा जाता है। बाद में उन्होंने ला फैमिलिया माता, द फैमिली किल्स में मार्को और टीवी सीरीज एल बार्को में बुरबुजा की भूमिका निभाई। मास्कुए ने स्पेनिश पारिवारिक कॉमेडी फिल्म पंचो, एल पेरो मिलोनारियो में भी अभिनय किया। 6 जून 2014 को रिलीज हुई।
2 उसी वर्ष उन्होंने एमिलियो गुटिरेज कैबा द्वारा निर्देशित ला मुजेर डे नेग्रो द वुमन इन ब्लैक में अभिनय किया। टीवी श्रृंखला एल बार्को की समाप्ति के बाद मास्कुए को क्वात्रो पर जिम टोनी नामक एक नए सिटकॉम के मुख्य पात्र के रूप में चुना गया, जिसमें एंटोनिया सैन जुआन और उसुन यू के साथ अन्य कलाकार भी थे। वह मास्टरशेफ सेलिब्रिटी के तीसरे सीजन में दिखाई दिए। 4 जिसमें वह बाहर होने वाले चौथे प्रतियोगी बने। 5 फिल्मोग्राफी फिल्में वर्ष शीर्षक चरित्र निदेशक 2001 आपके नाम कैम्ब्रर 1 जोडी कैडेना 2002 मेरा घर तुम्हारा घर है नाचो मिगुएल अल्वारेज 2002 पियोर असंभव क्वे पुएडे फालर पेड्रो डेविड ब्लैंको बटा जोस सेम्प्रन 2003 न्यूडोस एंटोनियो लुइस मारिया गुएल 2003 सलामिना सैनिक क्विम फिगुएरस 20 साल डेविड ट्रूबा 2003 तुलसी लूपर के मालेटस लूपर जोवेन पीटर ग्रीनवे 2004 एक से एक सेल लास्की जूलियो सांचेज वाल्देस 2004 जीवन और सोनार के बीच फेलिक्स युवा अल्फोंसो अल्बासेटे बटा डेविड मेनकेस 2006 जंगल की प्रयोगशाला एल टाटा गिलर्मो डेल टोरो 2006 आप 65 साल के हैं अल्बर्ट कैस्टिलो मारिया रिपोल 2007 अनुमान निहितार्थ बर्नी एनरिक फोल्च एंटोनिया सैन जुआन फर्नांडीज जन्म 22 मई 1961 एक स्पेनिश अभिनेत्री निर्देशक और पटकथा लेखक है। जीवनी उनका जन्म स्पेन के लास पाल्मास डी ग्रैन कैनेरिया में हुआ था। 19 साल की उम्र में वह मैड्रिड चली गईं, जहां उन्होंने एक पेशेवर थिएटर अभिनेत्री के रूप में और पब और बार में कैबरे एक्ट के रूप में काम करना शुरू किया। वह पेद्रो अल्मोडोवर की टोडो सोब्रे मील माद्रे में एग्राडो की भूमिका के कारण प्रसिद्ध हुईं। वह स्पेन में न केवल अपने फिल्मी करियर के कारण बल्कि टेलीविजन और थिएटर पर अपने हास्यपूर्ण एकालापों के लिए भी जानी जाती है। उद्धरण वांछित 2009 से वह लोकप्रिय स्पेनिश टीवी श्रृंखला ला क्यू से सेरका में लोला की विलक्षण मां एस्टेला रेनॉल्ड्स की भूमिका निभा रही है। वह नास्तिक है और धर्म की अत्यधिक आलोचना करती है, इसे समाज के लिए कैंसर कहती है। ये फिल्मोग्राफी पतली परत जिंदगी हमेशा छोटी होती है 1994 क्षमा करें सुंदर लेकिन लुकास मुझे चाहता था 1997 मेरे जीवन की पहली रात 1998 आकाश में चीख 1998 मौखिक हमला 1999 मैनोलिटो गफोटास 1999 मेरी माँ के बारे में सब कुछ 1999 मशरूम 1999 द डेली ब्रेड द 2000 डामर 2000 वियो 2001 ऑक्टेविया 2002 पत्थर का बेरा 2002 भूलने की बीमारी 2002 स्टोन्स 2002 बदला 2002 238-2003 रंग 2003 मेला और उसकी बहनें 2004 आप केक लीजिए 2004 चीनी 2005 एक अच्छा दिन 2005 एक मधुर जागृति 2005 भूख 2005 चीजों की बुराई 2005 रेफ्रिजरेटर 2005 बॉक्स 2006 गर्मियों की ओर 2012 प्लेटफॉर्म एल होयो 2019 जोरियन एग्विलोर जन्म 15 मार्च 1946 एक स्पेनिश अभिनेता गायक गीतकार और प्रसारक है। उन्हें द प्लेटफॉर्म में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। आजीविका स्पेन में सिनेमा और टेलीविजन में एग्विलोर का करियर 1990 के दशक में शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने साल्टो अल्वाशियो और क्वे ग्रांडे एस एल टीट्रो जैसी प्रस्तुतियों में उपस्थिति दर्ज की। 2000 के दशक में वह ला वोज डे सु अमो, विजनारियोस और ला हैप्पीनेस परफेक्ट जैसी फिल्मों और आरटीवी श्रृंखला क्वेंटेम कोमो पासो में दिखाई दिए। इसके बाद वह माई डियर क्लिकोव्स्की
द टाइम इन बिटवीन, द टाइम बिटवीन सीम्स, शाब्दिक रूप से द टाइम बिटवीन सीम्स, अंग्रेजी शीर्षक द टाइम इन बिटवीन और आई एम अलाइव में दिखाई दिए। फिल्मोग्राफी। फिल्में 2022 पुराना, 2022 आइटम, 2020 इलार्गी गुजतियाक, 2019 छेद, 2015 पिकाडेरो, 2015 नरसंहार, 2015 रविवार, भोर, लघु फिल्म, 2014 अनोमलस, लघु फिल्म, 2013 अच्छी बेटी, 2012 हमाय के ताकोआ, लघु फिल्म। 2010 सितारे पहुंचे। लुडविग एमिलियो बुआलेको का जन्म 26 नवंबर 1972 एक इक्वेटोगिनी में जन्मे स्पेनिश अभिनेता है जिन्हें विज्ञान कथा हॉरर फिल्म द प्लेटफॉर्म 2019 में भारत की भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। ये प्रारंभिक जीवन और कैरियर। जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस खंड में कोई संदर्भ या स्रोत शामिल नहीं है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर मदद करें। जीवित लोगों के बारे में विवादास्पद सामग्री जो स्रोतहीन या खराब स्रोत वाली है, उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। स्रोत खोजें। एमिलियो बुआले। समाचार पत्र पुस्तकें विद्वान जस्टोर। जून 2022। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। बुबी वंश के इक्वेटोरियल गिनी में जन्मे बुआले जब 6 साल के थे, तब अपने माता पिता और भाइयों के साथ स्पेन चले गए। 1995 में एक दिन कास्टिंग डायरेक्टर पाको पिनो की नज़र उन पर पड़ी, जब वे दोनों मैड्रिड के एक मेट्रो स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। तब तक उनका अभिनेता बनने का कोई इरादा नहीं था। पिनो को ओम्बासी की भूमिका के लिए एक अश्वेत अभिनेता की जरूरत थी, जो इमानुएल उरीबे की बवाना 1996 के मुख्य पात्रों में से एक था। उससे पहले एमिलियो एक निर्माण इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा था और साथ ही एक फायरमैन के रूप में भी काम कर रहा था। उन्होंने पिनो के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 2 हफ्ते बाद फिल्म की शूटिंग के लिए अल्मेरिया चले गए। बुआले ने 2 प्रसिद्ध स्पेनिश अभिनेताओं एंद्रेस पजारेस और मारिया बेरेंको के साथ अपनी शुरुआत की। बुआले को फिल्मों, टीवी सीरीज और खास तौर पर थिएटर में काम मिलता रहा। वे 2 साल तक स्पेन की नेशनल क्लासिकल थिएटर कंपनी के सदस्य रहे और कई स्टेज प्रोडक्शन जैसे ला एंट्रेटेनिरा, अमार डेस्पुएस डे ला मुएर्टे, लॉस चिकोस डे ला बेंडा और योनक्विस वाई यानक्विस में काम किया। व्यक्तिगत जीवन। जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस खंड में कोई संदर्भ या स्रोत शामिल नहीं है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर मदद करें। जीवित लोगों के बारे में विवादास्पद सामग्री जो स्रोतहीन या खराब स्रोत वाली है, उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। स्रोत खोजें। एमिलियो बुआले। समाचार पत्र पुस्तकें विद्वान जस्टोर। जून 2022। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। बुआले बहुभाषी है, जो स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रेंच और बुबे में धाराप्रवाह है। वह मैड्रिड में फायरमैन के रूप में काम करना जारी रखता है। वास्तव में, उन्होंने कुछ टीवी सीरीज और फिल्मों में फायरमैन की भूमिका निभाई है। कोडिगो फ्यूगो 2003, वीर्य, ऊना हिस्टोरिया डी अमोर 2005 और ला क्यू से एवेसिना 2007 के तीसरे सीजन का एक एपिसोड। फिल्में। बवाना 1996, दिल को अलविदा 2000, मीहिजो आर्टुरो 2000, साल्वाजेस 2001, अवैध 2003, वीर्य, ऊना हिस्टोरिया डी अमोर 2005, हिएनास 2009, द प्लेटफॉर्म एल होयो 2019, एलेक्जेंड्रा मासांगके एस्केलोना, जन्म 1992, स्पेन की एक गायिका, नर्तकी और अभिनेत्री है। उन्होंने 2011 में ऑपरेशन ट्रायम्फो 8 में अपनी भागीदारी के लिए स्पेन में टेलीविजन दर्शकों के बीच शुरुआती दृश्यता अर्जित की। जीवनी। मासांगके का जन्म 1992 में बार्सिलोना में फिलिपिनो अप्रवासी माता पिता के यहाँ हुआ था।
2011 में उन्होंने रियलिटी म्यूजिकल टैलेंट शो ऑपरेशन ट्रायम्फो के सीजन 8 में भाग लिया, अंतिम स्टैंडिंग में चौथे स्थान पर रहीं। उन्होंने 2014 की संगीत श्रृंखला ड्रीमलैंड तो में एक टेलीविजन अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसके बाद उन्हें बी डी बोका एन बोका, यो क्विएरो तो और मास डी एक सोलाइज तो में श्रेय दिया गया। 4-5 मासांके की पहली फिल्म ऐतिहासिक नाटक 1898 अवर लास्ट मैन इन द फिलीपींस 2016 में टेरेसा के रूप में उनके प्रदर्शन के साथ आई। 3 एक संगीत थिएटर अभिनेत्री के रूप में उन्होंने टीट्रो लोप डे वेगा में द लायन किंग में नाला और फ्लैशरांस में किकी की भूमिका निभाई है। 1-6 2019 में उन्होंने डायस्टोपियन फिल्म द प्लेटफॉर्म में अभिनय किया, जिसमें मिहारू नाम की एक परपीड़क कैदी की भूमिका निभाई जो अपनी संतान की तलाश में थी। 3 2022 में उन्होंने जासूसी थ्रिलर कोड नेम एम्परर में ला मोरालेजा में एक फिलीपीन प्रवासी घरेलू कामगार वेंडी की भूमिका निभाई। 2023 में उन्होंने वैली ऑफ शैडोज की शूटिंग पूरी की। फिल्मोग्राफी। यह सूची अधूरी है, आप छूटी हुई वस्तुओं को जोड़कर मदद कर सकते हैं। सितंबर 2023 वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां रेफरी 2016 1898 फिलीपींस में हमारे अंतिम पुरुष टेरेसा 8 2018 100 से ज्यादा झूठ आयरीन लघु श्रृंखला 5 2019 Chad मंच मिहारू 3 2022 सम्राट कोल नाम सम्राट वेंडी 1 2023 वेलेरिया नूरिया 5 एपिसोड सीजन 3 होविक केउचकेरियन बुर्गुई जन्म 14 नवंबर 1972 एक स्पेनिश अभिनेता, स्टैंड अप कॉमेडियन और पूर्व मुक्केबाज है। जीवनी। होविक केउचकेरियन बरगुई का जन्म 1972 में एक बेरूत, लेबनान में एक जातीय अर्मेनियाई पिता और एक स्पेनिश मां के यहाँ हुआ था। वह 3 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ स्पेन चले गए और उनका पालन पोषण एल पेड्रेटे में हुआ। केउचकेरियन एक पूर्व मुक्केबाज है। 3 वह एक मुक्केबाज बने और 2 बार स्पेनिश हैवीवेट चैंपियन रहे। बॉक्सिंग छोड़ने के बाद मैंने एक स्टैंड अप कॉमेडियन और लेखक के रूप में एक नया करियर शुरू किया। उन्होंने 4 पुस्तकें प्रकाशित की है, जिनमें से अंतिम का शीर्षक रेसिलिएंटे है। 2013 की फिल्म स्कॉर्पियन इन लव में एक बॉक्सिंग ट्रेनर की भूमिका निभाने के उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता के गोया पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। चयनित फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां रेफरी 2013 प्यार में बिच्छू पीटर 5 2016 एंथोनी 6 Assassin's Creed ओजेराची 2018 द मैन हु किल्ड डॉन क्विक्सोट राउल बटा नाइट ऑफ द मिरर्स 8 2019 4 डिब्बे 4 लीटर्स फौजों को घर देना 9 2022 इंद्रधनुष डिएगो 10 2023 वन लव एंड्रियास एलिसा मिलेना स्मिथ मार्केज जन्म 5 अक्टूबर 1996 एक स्पेनिश फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री है। एक फीचर फिल्म क्रॉस द लाइन 2020 में उनके अभिनय की शुरुआत ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के लिए गोया पुरस्कार के लिए नामांकित किया। जीवनी। मिलेना स्मिथ का जन्म 5 अक्टूबर 1996 को एल्चे, स्पेन में हुआ था। उनका पालन पोषण टोरेविएजा, टोरे डे ला होराडारा और मर्सिया में हुआ। 2 उन्होंने पहली बार 15 साल की उम्र में एक मॉडल के रूप में शो बिजनेस में काम करना शुरू किया। वह करियर के अवसरों की तलाश में मैड्रिड चली गईं। 3 उनके पिता डच और मां स्पेनिश है। उन्होंने क्रिस्टीना रोटा एक्टिंग स्कूल में एक अभिनेत्री के रूप में प्रशिक्षण लिया और लियोनार्डो डिकैप्रियो और कैमरन डियाज जैसे अभिनेताओं के अभिनय कोच बर्नार्ड हिलर द्वारा प्रशिक्षित किया गया। 6 अभिनेत्री बनने से पहले वह एक वेट्रेस, दुकान सहायक, दाई और मेट्रो में सूचना सहायक थीं। 3
आजीविका। स्मिथ की पहली फिल्में डायगोनेल्स, इनरमोस्ट, चिमिचांगा और एडेंट्रो जैसी विभिन्न लघु फिल्मों में थीं। 2020 में वह अपनी पहली फीचर फिल्म क्रॉस द लाइन में दिखाई दीं, जिसका निर्देशन डेविड विक्टोरी ने मारियो कैसास के साथ किया था। फिल्म में उनके काम के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के लिए गोया पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 8 फिल्म की कास्टिंग टीम ने एक सोशल नेटवर्क के माध्यम से अभिनेत्री की खोज की। काफी खोज के बाद हमने इंस्टाग्राम पर मिलेना को पाया। हमें उनके किरदार से जुड़ी हर चीज से प्यार हो गया। 9. क्रॉस द लाइन में उनकी भागीदारी के बाद उन्हें पेद्रो अल्मोडोवर ने अपनी फिल्म पैरेलल मदर्स के लिए पेनेलोप क्रूज और एताना सेंचेज-गिजोन के साथ साइन किया। फिल्म में स्मिथ और क्रूज ऐसी महिलाओं की भूमिका निभाती है जो दुर्घटनावश गर्भवती हो जाती है और प्रसूति वार्ड में एक दूसरे से दोस्ती कर लेती है। दोनों किरदार एक ही दिन लड़कियों को जन्म देते हैं। 10/11 फिल्म में उनके प्रदर्शन पर निर्देशक अल्मोडोवर ने कहा, उनके पास एक भावनात्मक बुद्धिमत्ता और एक ईमानदारी है जो किसी भी स्कूल में नहीं सीखी जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि 2020 की फिल्म क्रॉस द लाइन में उनकी भूमिका भारी थी। 12 स्मिथ को इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोया पुरस्कार नामांकन मिला। स्मिथ नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज द गर्ल इन द मिरर की प्रमुख भूमिकाओं में से एक है, जिसका निर्देशन सर्जियो जी सांचेज ने किया है। 13 जुलाई 2021 में हॉरर फिल्म टिन एंड टीना पर फिल्मांकन शुरू हुआ, जिसमें वह जैमे लोरेंटे के साथ दिखाई दीं। 14 स्मिथ ल्यूक नोल्स की पहली फीचर ड्रैगनफ्लाइज में ओलिविया बग्लिवी के साथ कैटा की भूमिका निभाते हुए भी दिखाई दीं। 15. 16. फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ। 2020. कोई मातर्स नहीं, रेखा पार करे, मिला। 17 2021 मैड्रेस पैरालेलास, समानांतर माताएं, एना। 18 2022 लिबेलुलास, ड्रैगन फ्लाइज, काटा। 16 2023 टिन और टीना लोला। 19 2024 एल होयो 2, प्लेटफॉर्म 2, परम्पुआन। 20. टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ। 2022 अल्मा, द गर्ल इन द मिरर, निको। 21 2023 La Chica de la Nieve, The Snow Girl, मिरेन रोजो मुख्य भूमिका। 22. 2001 एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा जब क्रूज ने फीचर फिल्मों वेनिला स्काई और ब्लो में अभिनय किया। कैमरून क्रो की ओपन योर आइज की व्याख्या वेनिला स्काई में उन्होंने टॉम क्रूज के चरित्र की प्रेमिका सोफिया सेरानो की भूमिका निभाई। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली, 39, लेकिन इसने दुनिया भर में $200 मिलियन कमाए। 40 उनके प्रदर्शन को आलोचकों द्वारा अच्छी तरह से सराहा गया। बीबीसी फिल्म समीक्षक ब्रैंडन ग्रेडन ने कहा कि क्रूज एक मंत्रमुग्ध करने वाली स्क्रीन उपस्थिति है। 41 और फिल्म जर्नल इंटरनेशनल के एथन ऑल्टर ने कहा कि क्रूज और उनके सहकलाकार क्रूज कुछ वास्तविक केमिस्ट्री उत्पन्न करने में सक्षम थे। 42 उनकी अगली फिल्म ब्लो थी। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली। 43 लेकिन इसने दुनिया भर में $80 मिलियन कमाए। 44 बोस्टन फीनिक्स की नीना विल्डोर्फ ने क्रूज को बहुप्रतिभाशाली के रूप में वर्णित किया। 45 और ऑस्टिन क्रॉनिकल के मार्क साल्वो ने लिखा, मैं क्रूज रूल्स कैंप में शामिल होने वाले अंतिम पुरुष होल्डआउट में से एक हो सकता हूं, लेकिन यहां उसका टूर डे फोर्स प्रदर्शन आपको पूरी तरह से आकर्षित करता है। 46. 2003 के कान फिल्म महोत्सव में क्रूज। 2001 में वह डोंट टेम्प्ट मी में भी दिखाई दी, जिसमें उन्होंने कार्मेन रामोस की भूमिका निभाई। फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली। 47 डेसरेट न्यूज के जेफ वाइस ने टिप्पणी की कि दुर्भाग्य से क्रूज को एक सख्त लड़की के रूप में कास्ट करना एक बहुत ही बुरा विचार है। 48 और विलेज वॉयस के माइकल मिलर ने लिखा कि शैतान की सहायक कार्मेन के रूप में पेनेलोप क्रूज ब्लो में अपने कोकिनहफिंग समर्थक के सामने कुछ भी नहीं है। 49 क्रूज की 2001 में आखिरी फिल्म कैप्टन कोरेली की मैंडोलिन थी,
जो इसी नाम के उपन्यास का फिल्म रूपांतरण थी। उन्होंने पेलागिया की भूमिका निभाई, जो दूसरे आदमी के प्यार में पड़ जाती है, जबकि उसका मंगेतर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध में है। कैप्टन कोरेली की मैंडोलिन 51, 2002 में वेकिंग अप इन रेनो में उनकी एक छोटी भूमिका थी। इसे नकारात्मक समीक्षा मिली 52, और यह बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 53, अगले वर्ष क्रूज ने हॉरर फिल्म गोथिका में मानसिक अस्पताल में एक मरीज क्लोसावा के रूप में सहायक भूमिका निभाई। वैरायटी के डेविड रूनी ने लिखा कि क्रूज क्लो के स्पष्ट पागलपन में एक सेवा योग्य द्वेषपूर्ण किनारा जोड़ता है। 54, 2003 में फैनफैन ला ट्यूलिप में क्रूज का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा। द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने टिप्पणी की कि क्रूज शुद्धतम सागौन के प्रदर्शन के लिए एक विशेष कांस रेजी के हकदार है। उशू 2004 में क्रूज क्रिसमस फिल्म नोएल में नीना के रूप में दिखाई दी, जो पॉल वॉकर के चरित्र की प्रेमिका थी। 56, और 1930 के दशक में सेट रोमांटिक ड्रामा हेड इन द क्लाउड्स में मिया के रूप में। 57, जेम कैनो के ब्रूस बिरकलैंड ने लिखा, कहानी मजबूर महसूस करती है और प्रदर्शन नीरस है, क्रूज के उल्लेखनीय अपवाद के साथ, जो बाकी कलाकारों से अलग फिल्म में लगती है। 58, द वाशिंगटन पोस्ट के डेसन थॉम्पसन अधिक आलोचनात्मक थे। चरित्र की स्पष्ट लंगराहट के बारे में उनकी टिप्पणी थी कि क्रूज दुनिया की सबसे महान अभिनेत्री नहीं, नकली दिखे बिना प्रदर्शन भी नहीं कर सकती। 57, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। 60, क्रूज, जिन्होंने इस भूमिका के लिए इतालवी भाषा सीखी, ने अपने प्रदर्शन के लिए डेविड डी डोनाटेलो पुरस्कार जीता। 61, उन्होंने 2004 में इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का यूरोपीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। 2005 में क्रूज एक्शन एडवेंचर सहारा में डॉ. ईवा रोजास के रूप में दिखाई दीं। 63, 64, उन्होंने अपनी सहायक भूमिका के लिए $1.6 मिलियन कमाए। 65, फिल्म ने दुनिया भर में $110 मिलियन की कमाई की, लेकिन अपने $160 मिलियन के बजट की भरपाई नहीं कर पाई। मूवीफोन ने फिल्म को इतिहास की सबसे प्रसिद्ध फ्लॉप फिल्मों में से एक करार दिया और 2007 में इसे अब तक की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस टर्की की सूची में 24वें स्थान पर रखा। 66, अटलांटिक सिटी वीकली की लोरी हॉफमैन ने महसूस किया कि क्रूज ने डॉ. ईवा रोजास के रूप में अपने काफी अभिनय कौशल को क्रूज नियंत्रण पर रखा। 67, और रिव्यूज के जेम्स बेराडनेली ने क्रूज के प्रदर्शन को ब्लैक होल के रूप में वर्णित किया कि उनमें स्क्रीन उपस्थिति की कमी है। 68, 2005 में ही क्रूज क्रोमोफोबिया में दिखाई दी, जिसे 2005 के कान फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया और अगले साल रिलीज किया गया। व्यू लंदन के मैथ्यू टर्नर ने कहा कि क्रूज का किरदार ग्लोरिया, एक कैंसर से ग्रस्त वेश्या, वास्तव में मुख्य कथानक से ज्यादा दिलचस्प है। 69, जबकि स्काई मूवीज के टाइम इवांस ने लिखा, क्रूज इफांस की कहानी, जिसमें केवल दो दूर से सहानुभूति रखने वाले किरदार है, वास्तव में कभी भी मुख्य कथानक के साथ नहीं जुड़ती है। 70, उनकी अंतिम 2005 की फिल्म डोंट मूव थी, जिसमें उन्होंने इटालिया की भूमिका निभाई थी। ह्यूस्टन क्रॉनिकल के एरिक हैरिसन ने उल्लेख किया कि क्रूज अपनी उपस्थिति के साथ पूरी तरह से आगे निकल जाती है। 71, और एम्पायर पत्रिका के पैट्रिक पीटर्स ने टिप्पणी की कि फिल्म के निर्देशक, जो फिल्म में भी दिखाई देते हैं, क्रूज से संवेदनशील अभिनय करवाने में सक्षम थे। 2009 विश्वव्यापी मान्यता। 2008 में 80वें अकादमी पुरस्कार समारोह में क्रूज 2006 की वेस्टर्न कॉमेडी फिल्म बैंडिडास में अपनी अच्छी दोस्त सल्मा हायेक के साथ दिखाई दीं। द एरिजोना रिपब्लिक के रैंडी कॉर्डोवा ने कहा कि फिल्म स्पोर्ट्स क्रूज और उनकी सहकलाकार सल्मा हायेक को कामुक ड्रीम टीम के रूप में दिखाती है और वे फिल्म के लिए मार्केटिंग फंतासी थे। 73, इसके अलावा 2006 में क्रूज को पेद्रो 1989 में 15 वर्षीय क्रूज ने स्पेनिश पॉप समूह मेकानो के गीत ला फुएर्जा डेल डेस्टिनो के लिए एक संगीत वीडियो में अभिनय की शुरुआत की। 1990
और 1991 के बीच उन्होंने स्पेनिश टीवी चैनल टेलेसिंको के टॉक शो ला क्विंटा मार्चा की मेजबानी की, जो कि किशोरों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य किशोर दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। 9. उन्होंने 1991 में सेरी रोज नामक एक कामुक फ्रेंच टीवी श्रृंखला के एले एट लुई एपिसोड में भी भूमिका निभाई, जहां वह नग्न दिखाई दीं। 16. 1991 में 17. क्रूज ने कॉमेडी ड्रामा आर्ट हाउस फिल्म जामोन में मुख्य महिला भूमिका के रूप में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। 9. फिल्म में उन्होंने सिल्विया का किरदार निभाया था, जो एक ऐसी युवती है जो एक ऐसे व्यक्ति से अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही है जिसकी मां इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देती है और जेवियर बारडेम के किरदार को उसे बहकाने के लिए पैसे देकर इसे तोड़फोड़ करने का प्रयास करती है। पीपल पत्रिका ने नोट किया कि फिल्म में क्रूज के टॉपलेस दिखाई देने के बाद वह एक प्रमुख सेक्स प्रतीक बन गईं। 9. 1999 में लॉस एंजल्स डेली न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में क्रूज ने टिप्पणी की कि यह एक शानदार हिस्सा था, लेकिन मैं वास्तव में नग्नता के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैं काम करना शुरू करना चाहती थी और इसने मेरी जिंदगी बदल दी। 9. 60 मिनट्स के चार्ली रोज ने कहा कि क्रूज अपनी प्रतिभा के साथ साथ अपने नग्न दृश्यों के लिए भी रातोंरात सनसनी बन गई। 12. जैमन को अनुकूल समीक्षा मिली। 18. डेसरेट न्यूज के क्रिस हिक्स ने क्रूज के सिल्विया के चित्रण को मनमोहक बताया। 19. शिकागो सन-टाइम्स के लिए लिखते हुए फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने लिखा, इसमें काफी शारीरिक आकर्षण वाले कलाकार है, खास तौर पर पेनेलोप क्रूज सिल्विया के रूप में। 20. अपने प्रदर्शन के लिए क्रूज को स्पेनिश एक्टर्स यूनियन न्यूकमर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोया अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। उसी वर्ष वह अकादमी पुरस्कार विजेता बेले एपोक में कुंवारी लूज के रूप में दिखाई दीं। 9. लोग पत्रिका ने उल्लेख किया कि लूज के रूप में क्रूज की भूमिका से पता चलता है कि वह बहुमुखी थी। 9. 1993 से 1996 तक क्रूज 10 स्पेनिश और इतालवी फिल्मों में नजर आईं। 21-20 साल की उम्र में वह फिल्मों के बीच बैले और अंग्रेजी सीखने के लिए 2 साल के लिए क्रिस्टोफर और ग्रीनविच में न्यूयॉर्क चली गईं। उन्हें याद है कि उन्होंने अंग्रेजी काफी देर से सीखी थी, पहले उन्हें सिर्फ वही संवाद याद थे जो उन्होंने कास्टिंग के लिए सीखे थे, और आप कैसे हैं? और धन्यवाद वाक्यांश। 1997 में क्रूज स्पेनिश कॉमेडी फिल्म लव कैन सीरियसली डैमेज योर हेल्थ में दिखाई दीं। उन्होंने बीटल्स बैंड के सदस्य जॉन लेनन की प्रशंसक डायना की भूमिका निभाई। वह उनसे मिलने की असफल कोशिश करती है। सालों बाद, कई असफल रिश्तों के बाद, डायना असामान्य परिस्थितियों में एक परिचित के साथ फिर से मिलती है। 22 उसी वर्ष, वह पेड्रो अल्मोडोवर की लाइव फ्लैश के शुरुआती दृश्य में एक वेश्या के रूप में दिखाई दी, जो बस में जन्म देती है। 9 और 8 हजॉर्न एफ पारादीस, ए कॉर्नर ऑफ पैराडाइज में डोना हेलेना के रूप में। क्रूज की 1997 में अंतिम उपस्थिति अमेनाबार द्वारा निर्देशित स्पेनिश विज्ञानफाई ड्रामा अब्रे लॉस ओजोस ओपन योर आइज को सकारात्मक समीक्षा मिली। 23 और बाद में अमेरिकी निर्देशक कैमरून क्रो ने वेनिला स्काई के रूप में इसका रीमेक बनाया, जिन्होंने क्रूज को उसी भूमिका में और टॉम क्रूज को नोरिएगा की भूमिका में लिया, लेकिन ओपन योर आइज व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही। 24 मॉन्ट्रियल फिल्म जर्नल के केविन एन लाफोरेस्ट ने अपनी सितंबर 2002 की समीक्षा में टिप्पणी की कि क्रूज को अपने हालिया अमेरिकी काम के लिए कुछ बहुत ही खराब समीक्षाएं मिल रही है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि वह एक अच्छी अभिनेत्री से बढ़कर है, खासकर यहाँ जहाँ वह आकर्षक, गतिशील और हमेशा विश्वसनीय है। विशेष रूप से एक शॉट है जहाँ क्रूज एक हरे रंग की चमक में एक कमरे में प्रवेश करती है, जो हिचकॉक की पिक्चर वर्टिगो से बिल्कुल अलग है। 1998 से 2000 शुरुआती अमेरिकी फिल्म भूमिकाएं। 1998 में क्रूज अपनी पहली अमेरिकी फिल्म में
स्टीफन फ्रीयर्स की वेस्टर्न फिल्म द हाइलो कंट्री में बिली क्रुडुप की सांत्वना पुरस्कार वाली मैक्सिकन प्रेमिका के रूप में दिखाई दीं। 9 क्रूज ने कहा कि द हाइलो कंट्री की फिल्मांकन के दौरान उन्हें अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को समझने में कठिनाई हुई। 9 फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रही। 26-27 फिल्म जर्नल इंटरनेशनल के केविन लाली ने फिल्म के लिए अपनी समीक्षा में टिप्पणी की कि एक विडंबनापूर्ण कास्टिंग ट्विस्ट में स्पेनिश अभिनेत्री पेनेलोप क्रूज जोसेफा के रूप में अपनी पिछली भूमिकाओं की तुलना में अधिक आकर्षक है। 28 फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए। इसके अलावा 1998 में क्रूज डॉन जुआन और स्पेनिश पीरियड ड्रामा द गर्ल ऑफ योर ड्रीम्स में दिखाई दीं। द गर्ल ऑफ योर ड्रीम्स ला नीना डे तुस ओजोस में क्रूज ने मैकारेना ग्रेनेरा का किरदार निभाया था, जो एक गायिका है जो एंटोनियो रेजिनेस के किरदार ब्लास के साथ एक दूसरे के साथ संबंध में है। वे एक फ्रेंकोइस्ट फिल्म मंडली का हिस्सा है जो यूएफए के साथ एक संयुक्त निर्माण के लिए स्पेनिश गृहयुद्ध के दौरान स्पेन से नाजी जर्मनी की यात्रा करती है। फिल्म में क्रूज के प्रदर्शन की फिल्म समीक्षकों ने प्रशंसा की। वैराइटी पत्रिका के जोनाथन होलोलैंड ने लिखा, अगर अभी भी इस बात की पुष्टि की जरूरत है कि क्रूज पहले एक अभिनेत्री है और एक सुंदर चेहरा दूसरे नंबर पर है, तो यह यहाँ है। 2-9 फिल्म 4-9 अपने प्रदर्शन के लिए क्रूज को गोया पुरस्कार और स्पेनिश एक्टर्स यूनियन पुरस्कार मिला और उन्हें यूरोपीय फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 1999 में क्रूज ने अल्मोडोवार के साथ ऑल अबाउट माई मदर में फिर से काम किया, जिसमें उन्होंने एड्स से पीड़ित गर्भवती नन सिस्टर मारिया रोजा सांज की भूमिका निभाई। 9 फिल्म को अनुकूल समीक्षा मिली। 32 और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में $67 मिलियन से अधिक की कमाई की। हालांकि इसने घरेलू स्तर की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्स ऑफिस पर बेहतर प्रदर्शन किया। 33 पेनेलोप क्रूज सांचेज बी जन्म 28 अप्रैल 1974 एक स्पेनिश अभिनेत्री है। स्पेनिश और अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में काम करने वाली उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें एक अकादमी पुरस्कार और एक बाफ्टा पुरस्कार, प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और 4 गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए नामांकन शामिल है। क्रूज ने 16 साल की उम्र में टेलीविजन पर अपना अभिनय करियर शुरू किया और उसके अगले साल जामोन जामोन 1992 में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। उनकी बाद की भूमिकाओं में बेले एपोक 1992, ओपन योर आइज 1997, डॉन जुआन 1998, द हाइलो कंट्री 1999, द गर्ल ऑफ योर ड्रीम्स 2000 और वुमन ऑन टॉप 2000 शामिल है। उन्हें लाइव फ्लैश 1997, ऑल अबाउट माई मदर 1999, वोल्वर 2006, ब्रोकन एम्ब्रेसेस 2009, आई एम सो एक्साइटेड 2013, पेन एंड ग्लोरी 2019 और पैरेलल मदर्स 2021 में स्पेनिश निर्देशक पेड्रो अल्मोडोवर के साथ उनके लगातार सहयोग के लिए जाना जाता है। वुडी एलेन की रोमांटिक ड्रामा विकी क्रिस्टीना बार्सिलोना 2008 में अपनी भूमिका के लिए क्रूज ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार जीता। उनकी अन्य ऑस्कर नामांकित भूमिकाएं वोल्वर 2006, 9, 2009 और पैरेलल मदर्स 2021 में थीं। अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में वेनिला स्काई 2001, ब्लो 2001, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स 2011, द काउंसलर 2013, मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस 2017, एवरीबडी नोज 2018, ऑफिशियल कॉम्पिटिशन 2022, लैमेसिटा 2022 और फेरारी 2023 शामिल है। मिनी सीरीज द असैसिनेशन ऑफ गियानी वर्साचे, अमेरिकन क्राइम स्टोरी 2018 में डोनाटेला वर्साचे की भूमिका के लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 2010 से क्रूज की शादी स्पेनिश अभिनेता जेवियर बारडेम से हुई है। उन्होंने मैंगो, राल्फ लॉरेन और लोरियल के लिए मॉडलिंग का काम किया है,
और अपनी छोटी बहन मोनिका क्रूज के साथ मिलकर मैंगो के लिए कपड़े डिजाइन किए हैं। वह 2018 से चैनल की हाउस एम्बेसडर है। उन्होंने युगांडा और भारत में स्वयंसेवा की है, जहां उन्होंने मदर टेरेसा के साथ काम करते हुए एक सप्ताह बिताया। उन्होंने दिवंगत नन के मिशन को निधि देने में मदद करने के लिए द हाइलो कंट्री से अपना वेतन दान कर दिया। वह एकमात्र स्पेनिश अभिनेत्री है जिन्होंने अकादमी पुरस्कार जीता है और हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार प्राप्त किया है। प्रारंभिक जीवन। क्रूज का जन्म 28 अप्रैल 1974 को स्पेन के मैड्रिड प्रांत के अल्कोबेंडास शहर में एनकार्ना सांचेज, एक अंडालूसी हेयरड्रेसर और निजी प्रबंधक, और एडुआर्डो क्रूज, एक एक्सट्रीमेडुरन रिटेलर और कार मैकेनिक के घर हुआ था। उसके दो भाई बहन हैं, मोनिका, जो भी एक अभिनेत्री है, और एडुआर्डो, एक गायक है। उनकी एक सौतेली बहन, सल्मा भी है। 3, 4, 5 उनका पालन पोषण एक रोमन कैथोलिक के रूप में हुआ। 6 क्रूज अल्कोबेंडास में बड़ी हुई और अपनी दादी के अपार्टमेंट में लंबे समय तक रहीं। 5, 7 उन्होंने कहा कि उनका बचपन खुशहाल था। 5 क्रूज को याद है कुछ दोस्तों के साथ खेलना और यह जानना कि मैं उनके साथ खेलते समय अभिनय कर रही थी। शुरुआत में क्रूज ने नृत्य पर ध्यान केंद्रित किया। 5 उन्होंने 9 साल तक शास्त्रीय बैले का अध्ययन किया। 7 स्पेन के नेशनल कंजर्वेटरी में। 9 उन्होंने क्रिस्टीना रोटा के स्कूल में 3 साल स्पेनिश बैले प्रशिक्षण और 4 साल थिएटर का प्रशिक्षण लिया। 10, 11 उन्होंने कहा कि बैले ने अनुशासन पैदा किया जो उनके अभिनय करियर में महत्वपूर्ण साबित हुआ। 12 जब वह 10 या 11 साल की उम्र में सिनेफाइल बन गई तो उनके पिता ने एक बीटामैक्स मशीन खरीदी जो तब उनके पड़ोस में काफी दुर्लभ थी। 8 किशोरी के रूप में क्रूज को स्पेनिश निर्देशक पेड्रो अल्मोडोवर की फिल्म टाई मी अप, टाई मी डाउन 1990 देखने के बाद अभिनय में रुचि हो गई। 5, 13 उसने एक एजेंट के लिए कास्टिंग कॉल की, लेकिन कई बार खारिज कर दिया गया क्योंकि एजेंट को लगा कि वह बहुत छोटी है। 5, 14 क्रूज ने अनुभव पर टिप्पणी की, मैं एक बच्चे के रूप में बहुत बहिर्मुखी थी। जब मैं हाई स्कूल में थी तब मैं रात में पढ़ाई कर रही थी, मैं बैले में थी और मैं कास्टिंग कर रही थी। मैंने एक एजेंट की तलाश की और उसने मुझे 3 बार भेजा क्योंकि मैं एक छोटी लड़की थी, लेकिन मैं वापस आती रही। इतने सालों बाद भी मैं उसके साथ हूँ। 14 1989 में 15 वर्ष की आयु में क्रूज ने एक प्रतिभा एजेंसी में ऑडिशन जीता। 9 1999 में क्रूज की एजेंट कैटरीना बायोनस ने टिप्पणी की, वह ऑडिशन में बिल्कुल जादुई थी। यह स्पष्ट था कि इस बच्ची में कुछ प्रभावशाली था। वह अनुभवहीन थी, लेकिन उसमें एक उपस्थिति थी। बस भीतर से कुछ आ रहा था। उनके पिता एडुआर्डो की 2015 में स्पेन में उनके घर पर दिल का दौरा पड़ने से 62 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। आजीविका। 2008 में क्रूज ने इसाबेल कोइक्सेट की फिल्म एलिजी में बेन किंग्सले के साथ मुख्य महिला भूमिका कॉन्सुएला कैस्टिलो के रूप में अभिनय किया, जो फिलिप रोथ की कहानी द डाइंग एनिमल पर आधारित थी। 83 द हॉलीवुड रिपोर्टर के रे बेनेट ने क्रूज के प्रदर्शन को अन्यथा लंगरी पुरुष फंतासी फिल्म में उत्कृष्ट बताया। 84 उसी वर्ष क्रूज वुडी एलेन की विक्की क्रिस्टीना बार्सिलोना में मानसिक रूप से अस्थिर महिला मारिया एलेना के रूप में दिखाई दी, जिसे आलोचकों की प्रशंसा मिली। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के लिए लिखते हुए मिक लासेल ने कहा, लेकिन रहस्योद्घाटन पेनेलोप क्रूज है, जो किसी अमेरिकी फिल्म में कभी भी बेहतर नहीं रही है। अचानक और पहली बार उसका स्टारडम समझ में आता है। मारिया एलेना के रूप में जोस एंटोनियो की प्रतिभाशाली और विक्षिप्त पूर्व पत्नी क्रूज आग में जल रही है, बेहद मजेदार, परित्यक्त, भावुक, मार्मिक, छायांकन से भरा प्रदर्शन और व्यापक रेंज के साथ। वह अन्ना मैग्नानी की तरह मजेदार और शक्तिशाली है, और इसके अलावा सुंदर भी है।
क्रूज को बस किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसे मुक्त कर दे। 85। इसी तरह द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने उनकी प्रशंसा की। उन्होंने लिखा, क्रूज मारिया एलेना की भूमिका निभा रही है, जो एक मूडी पिकासोइश कलाकार की भावुक और पागल पूर्व पत्नी है। ऐसा लगता है जैसे वह पूरी तरह से एक अधिक भारी फिल्म से भटक गई है। वह जो कुछ भी करती है और कहती है वह अधिक मायने रखता है, अधिक मायने रखता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह अधिक हंसी पाती है, या शायद कोई हंसी, लेकिन वह निश्चित रूप से फिल्म के साथ चलती है। 86। क्रूज को गोया पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए उनका पहला अकादमी पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार मिला। उन्हें गोल्डन ग्लोब और एसएजी नामांकन भी मिला। ऑस्कर जीतने के साथ क्रूज पहली और आज तक की एकमात्र स्पेनिश अभिनेत्री बन गई जिन्हें कभी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 87। 88। साथ ही वह छठी हिस्पैनिक कलाकार है जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। 89。क्रूज की अगली फिल्म बच्चों के लिए बनी जीफोर्स थी। 90। जिसमें उन्होंने जुआरेज नामक एक गिनी पिग जासूस की आवाज दी थी। 90। जीफोर्स व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में $290 मिलियन से अधिक की कमाई की। 91। इसके अलावा 2009 में वह ब्रोकन एम्ब्रेसेस फिल्म में लीना के रूप में दिखाई दीं। Salon.com की स्टेफनी जारेक ने फिल्म की अपनी समीक्षा में उल्लेख किया कि क्रूज ब्रोकन एम्ब्रेसेस में अपनी सुंदरता के साथ समझौता नहीं करती है और उनकी भूमिका ऐसी है जिसे निभाना मुश्किल हो सकता है। 92। क्रूज को ब्रोकन एम्ब्रेसेस में उनके प्रदर्शन के लिए सैटेलाइट पुरस्कार और यूरोपीय फिल्म पुरस्कार से नामांकन मिला। क्रूज की अंतिम 2009 फिल्म संगीत में 9 का फिल्मी संस्करण थी। वैरायटी ने बताया कि क्रूज ने मूल रूप से फिल्म के स्टार 93 क्लाउडिया के भीतर फिल्म की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था, जो अंततः निकोल किडमैन के पास चला गया। क्रूज ने कहा कि उन्होंने फिल्म में नृत्य दिनचर्या के लिए 3 महीने तक प्रशिक्षण लिया। 87। यूएसए टुडे की क्लाउडिया पुइग ने टिप्पणी की कि जबकि क्रूज एक भाप से भरा गाना और नृत्य करती है, उसका अभिनय अजीब तरह से व्यंग्यात्मक है। 94। कार्ला के रूप में क्रूज के प्रदर्शन को अकादमी पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब्स और एसएजी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। 2010 से 2015 स्थापित अभिनेत्री। क्रूज को 2010 में 82वें अकादमी पुरस्कार समारोह में देखा गया, जहां उन्हें अपना तीसरा अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। क्रूज की 2010 में एकमात्र फिल्म सेक्स एंड द सिटी 2 थी, जो 2008 की फिल्म की सीक्वल थी, जिसमें वह एक कैमियो भूमिका में बैंकर की भूमिका में दिखाई दी थीं। 95। 96। व्यावसायिक रूप से सफल रही इस कॉमेडी फिल्म को आलोचकों द्वारा काफी हद तक नकारा गया था। 97। क्रूज अपनी अब तक की सबसे बड़ी हॉलीवुड भूमिका रॉब मार्शल की पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स में दिखाई दी, जो कि फिल्म श्रृंखला की चौथी किस्त थी, जिसमें वह जॉनी डेप के साथ थीं। फिल्म में क्रूज ने जैक स्पैरो की पूर्व प्रेमिका एंजेलिका का किरदार निभाया था, जो उसे अपने भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराती है। क्रूज इस भूमिका के लिए विचार की जाने वाली एकमात्र अभिनेत्री थीं, क्योंकि वह मार्शल के विवरण में फिट बैठती थीं। उन्होंने उन्हें इस भूमिका के लिए आमंत्रित किया क्योंकि उन्होंने 9 का निर्माण पूरा कर लिया था। 99। फिल्मांकन के दौरान क्रूज को पता चला कि वह गर्भवती थी, जिसके कारण पोशाक विभाग ने उसकी अलमारी को और अधिक लचीला बनाने के लिए उसका डिजाइन फिर से तैयार किया। 98। और निर्माताओं ने जोखिम भरे दृश्यों में पेनेलोप की जगह डबल रोल करने के लिए उसकी बहन मोनिका क्रूज को काम पर रखा। 100 ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार है, जिसने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 1.046 बिलियन से अधिक की कमाई की। 101 अप्रैल 2011 को फिल्म की रिलीज से पहले क्रूज को एल कैपिटन थिएटर के सामने हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर 2436वां सितारा मिला। वह स्टार पाने वाली पहली स्पेनिश अभिनेत्री बनी। 102। 103। 2012 में
क्रूज न्यू सुपर मारियो ब्रदर्स 2 और निंटेंडो 3DS एक्सेल को बढ़ावा देने के लिए पहले निंटेंडो विज्ञापन में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने विज्ञापन में मारियो की भूमिका निभाई थी। 104 उन्होंने फिर से इतालवी बात की, इस बार वुडी एलन की रोमांटिक कलाकारों की टुकड़ी वाली कॉमेडी फिल्म टू रोम विद लव में, जिसमें उन्होंने एक सरक्स्मार्ट वेश्या का किरदार निभाया था जो एक नवविवाहित की पत्नी होने का नाटक करने के लिए सहमत हो जाती है। 105 उनके साथ फिर से काम करने के इच्छुक, एलन ने फिल्म में क्रूज के खेल की तुलना इतालवी आइकन अन्ना मैग्नानी और सोफिया लोरेन से की। 106 जबकि फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली। 107 108 उसी वर्ष क्रूज ने इतालवी निर्देशक सर्जियो कैस्टेलिटो के साथ उनकी युद्ध कथा ट्वाइस बॉर्न में एक बाँच इतालवी महिला के साथ फिर से काम किया, जो साराजेवो में अपने अतीत को फिर से जीने के लिए लौटती है। 109 कैस्टेलिटो की पत्नी मार्गरेट माजेंटिनी की इसी शीर्षक वाली बेस्टसेलर के रूपांतरण में क्रूज ने अपने जीवन के विभिन्न चरणों में संक्रमणकालीन चरित्र को चित्रित किया, जो उसके शुरुआती 20 के दशक से लेकर उसके 40वें वर्ष के अंत तक था। 110 आलोचकों से थोड़ी प्रशंसा प्राप्त करने के बावजूद एमिल हिर्श के विपरीत क्रूज के प्रदर्शन ने सकारात्मक समीक्षा अर्जित की। 111 2013 में क्रूज रिडले स्कॉट की द काउंसलर में दिखाई दिए, जिसमें माइकल फैसबेंडर, कैमरन डियाज, ब्रैड पिट और पति जेवियर बारडेम जैसे कलाकारों की टुकड़ी थी। क्राइम थ्रिलर एक वकील का अनुसरण करती है जो त्वरित पैसे के लालच में बहक जाता है। वह खुद को क्रूर मैक्सिकन कार्टेल के साथ ड्रग डीलिंग में शामिल पाता है। क्रूज ने उसकी प्रेमिका लॉरा की भूमिका निभाई है, जो कहानी में एकमात्र निर्दोष चरित्र है। 112 फिल्म को आलोचकों से ज्यादातर नकारात्मक समीक्षा मिली और यह अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर एक मध्यम व्यावसायिक सफलता बन गई। 113 114 उसी वर्ष क्रूज ने एंटोनियो बैंडेरस के साथ पेड्रो अल्मोडोवर की हास्यपूर्ण कॉमेडी आई एम सो एक्साइटेड में एक कैमियो भूमिका निभाई। 115 फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन इसने दुनिया भर में 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की। 116अल्मोडोवर की वोल्वर में अपनी 14 वर्षीय बेटी पाउला की सुरक्षा के लिए काफी हद तक मजबूर एक कामकाजी वर्ग की महिला रेमुंडा के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए अनुकूल समीक्षा मिली। द न्यूयॉर्क टाइम्स के ए.ओ. स्कॉट ने टिप्पणी की, इस भूमिका के साथ सुश्री क्रूज ने वर्तमान समय की मांसौरक्त स्क्रीन देवियों की किसी भी विश्वसनीय सूची में अपना नाम सबसे ऊपर दर्ज करा लिया। 74 इसी तरह लॉस एंजल्स टाइम्स की कैरिना चोकानो ने लिखा, क्रूज, जिन्होंने टिप्पणी की है कि हॉलीवुड में उन्हें शायद ही कभी सुंदर से ज्यादा कुछ होने की अनुमति दी जाती है, उनमें एक अद्भुत दृढ़ संकल्प और चरित्र की ताकत पैदा करती है। 75 उन्होंने 2006 के कान फिल्म समारोह में अपने 5 सहकलाकारों के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार साझा किया, साथ ही गोया पुरस्कार और यूरोपीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त किया और उन्हें गोल्डन ग्लोब, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार, बाफ्टा पुरस्कार और मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इस नामांकन के साथ क्रूज अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली स्पेनिश अभिनेत्री बन गईं। 13 2007 में क्रूज ने बुलफाइटर मैनुअल लॉरेनो रोड्रिगेज सांचेज की बायोपिक मनोलेट में मुख्य महिला भूमिका में नजर आईं, जिसमें उन्होंने एंटोनिटा लूप सिनो की भूमिका निभाई। फिल्म को आलोचकों द्वारा नकार दिया गया था और वैरायटी ने महसूस किया कि क्रूज को स्पष्ट रूप से उस तरह की लालगर्म ड्रामा क्वीन की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है, जिसे उन्होंने पेद्रो अल्मोडोवर की फिल्मों में असीम रूप से बेहतर तरीके से निभाया है। 76 2007 से बंद होने के बाद मनोलेट मूल रूप से 2005 में शूट किया गया। 77 7 जून 2011 को ए मेटाडोर की मालकिन शीर्षक के तहत केबल, सैटेलाइट, टेलको और ऑनलाइन के माध्यम से मांग पर रिलीज किया गया। 78 79 वह द गुड नाइट में भी दिखाई दी, जिसमें उन्होंने 2 किरदार अन्ना और मेलोडी की भूमिका निभाई। 80 81 टीवी गाइड फिल्म समीक्षक मैटलैंड मैकडोनाग ने उल्लेख किया कि फिल्म में क्रूज ने शानदार, आज्ञाकारी,
सफ़ेद कपड़े पहने अन्ना और फंकी सरक समझदार मेलोडी के बीच के अंतर को कुशलता से उभारा है, जो मार्टिन फ्रीमैन के चरित्र गैरी को विश्व स्तरीय ड्रेक की तरह मानता है। अशार 2000 में वह वुमन ऑन टॉप में मुख्य महिला भूमिका में इसाबेल के रूप में दिखाई दी, जो एक विश्व स्तरीय शेफ थी जो जन्म से ही मोशन सिकनेस से पीड़ित थी। यह उनकी पहली अमेरिकी मुख्य भूमिका थी। 9 वैरायटी पत्रिका की लिसा नेसेल्सन ने क्रूज और उनके सहकलाकार हेरोल्ड पेरिन्यू दोनों के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे स्क्रीन से बाहर निकल आए और कहा कि क्रूज का उच्चारण आकर्षक है। 34 बीबीसी न्यूज फिल्म समीक्षक जेन क्रॉथर ने कहा कि क्रूज विदेश में मासूम के रूप में आश्चर्यजनक रूप से मूर्ख है, लेकिन टिप्पणी की कि यह मोनिका के रूप में हेरोल्ड पेरिन्यू जूनियर है, जो फिल्म को अपनी जेब में रखते हैं। 35 बॉक्स ऑफिस पत्रिका की एनली एलिंगसन ने लिखा, क्रूज भूमिका में आश्चर्यजनक है, मासूम और कमजोर। 36 2000 में ही उन्होंने एलेजांद्रा विलारियल का किरदार निभाया, जो बिली बॉब थॉर्नटन के वेस्टर्न बेस्ट-सेलिंग उपन्यास ऑल द प्रिटी हॉर्स के फिल्म रूपांतरण में मैट डेमन की प्रेमिका है। 9 द डेट्रॉइट न्यूज की सुसान स्टार्क ने टिप्पणी की कि फिल्म में थॉर्नटन डेमन, हेनरी थॉमस और क्रूज को अभी तक की किसी बड़ी फिल्म में उनके सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए निर्देशित करने में सक्षम थे। 37 हालांकि द अटलांटा जर्नल कॉन्स्टिट्यूशन के बॉब लोंगिगो क्रूज और डेमन के प्रदर्शन के बारे में कम उत्साही थे, उन्होंने कहा कि उनकी परिणामी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री शायद ही किसी को खुश कर पाए। पिछली मूवी की 10 में से 7 की रेटिंग थी, क्योंकि इसे सुपर डुपर हिट बनाती है। बाकी इसकी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था तो नाम नहीं बनता, बाकी परफॉर्मेंस इसका बढ़िया रहा था। नेटफ्लिक्स पर ट्रेंडिंग पर रही थी, उसी के बाद मेकर्स द्वारा इसका दूसरा पार्ट बनाया गया है, वो भी हमें देखने को मिलेगा बहुत जल्द। बाकी इसे रिलीज़ किया गया था 8 नवंबर 2019 को, और दूसरा पार्ट भी अभी तकरीबन अक्टूबर-नवंबर में रिलीज़ किया गया है। तो आप इसे अगर नेटफ्लिक्स पर बहुत जल्द देख पाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।